हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे Q&A के एक और कमाल के एपिसोड में, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हर संडे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग स्टेटस की तरफ से। भाई टिकटॉकर पैसे कैसे कमाते हैं? उनकी वीडियो पर तो ऐड नहीं आते। तो यार देखो, बहुत जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं टिकटॉक पर जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे, उनको टिकटॉक खुद पैसे देता था कि मतलब उसने पैसा दिया, बोला कि भैया तुम इतने महीने में इतने वीडियोस हमारे लिए डाल दो। तो इससे क्या है, मतलब वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फॉलोवर से कहेंगे कि तुम लोग मुझे टिकटॉक पर ज्वाइन कर लो। तो इस वजह से टिकटॉक पर ऑडियंस आ जाती और जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे उनको पैसा मिल जाता था टिकटॉक की तरफ से, और जो टिकटॉक पर बड़े बड़े क्रिएटर वीडियो बनाते थे उनको उससे पैसा मिल जाता था। अब यहाँ पर सारे टिकटॉकर्स पैसा नहीं कमाते थे, मतलब इंडिया में लगा लो कि तुम 100-200 क्रिएटर ही होंगे जिनको टिकटॉक पैसे देता था, बाकी किसी को कोई भी पैसा नहीं मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि हर टिकटॉकर पैसा कमाता था, पैसा हर टिकटॉकर नहीं कमाता था, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही पैसा कमाते थे उस पर, और वो भी टिकटॉक अपने प्रमोशन करने के लिए उन्हें पैसा देता था कि तुम लोग आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाओ, हम तुमको पैसा देंगे और ऑडियंस आएगी हमारा इसी वजह से। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है परेश वधवानी की तरफ से। भाई एंटी ग्रेविटी कैसे काम करती है? तो यार देखो, अभी ग्रेविटी हमें पता है कि जितने भी फंडामेंटल फोर्स हैं उनमें सबसे वीक फोर्स जो होती है वो ग्रेविटी होती है। अब एंटी ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकली तो काफी जगहों पर प्रूफ हुआ है, मतलब एडवांस मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ, किसी चीज को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, तो उस चीज को समझाने के लिए एंटी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। लेकिन अभी इसका फिजिकल हमें सबूत नहीं मिला है कि हाँ इस चीज को हम फिजिकली कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर इसे प्रैक्टिकली हम करके दिखा सकते हैं। तो अभी इसका कोई भी हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ये हमें बताए कि एंटी ग्रेविटी किस तरीके से काम करती है। तो अभी तो इसका जवाब दे पाना यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगला सवाल की बात करें तो वो आ रही है अफजल की तरफ से। भाई होलोग्राम टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कब तक आएगी? प्लीज टेल, आई लाइक योर चैनल। थैंक यू भाई। और होलोग्राम टेक्नोलॉजी यार उससे पहले हमारा AR और VR ये दोनों काफी अच्छे से पहले तो इम्प्लीमेंट होंगी, उसके बाद कहीं जाकर होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जाएगा। और मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम AR या VR को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। VR हमारा क्या है, एक हम पूरी मतलब हमारे आगे एक बॉक्स लग जाएगा आंखों के आगे और हम एक दूसरे दुनिया में चले जाएंगे। AR क्या है, हम अपनी ही दुनिया में रहेंगे लेकिन बहुत सारी चीजें अपनी दुनिया में हम फिजिकली देख पाएंगे। मतलब जैसे आप टोनी स्टार्क वगैरह को देखते हो ना, कंप्यूटर पे काम करता रहता है, मतलब सामने एक होलोग्राम वाला सीन रहता है, तो उस होलोग्राम को एक्चुअली में मतलब बाकी लोग ना देख पाए, केवल वो लोग देख पाए जो लोग AR का ग्लासेस लगा रखे होंगे या फिर AR का जो भी इक्विपमेंट होगा वो लगा रखा होगा उन्होंने, तो वो केवल उस चीज को देख पाएगा और कंट्रोल कर पाएगा। तो इससे क्या है, आपकी प्राइवेसी की प्राइवेसी हो गई और जो होलोग्राम का काम है वो भी हो जा रहा है। AR को हम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो शायद हमें होलोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी की आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो अग्निवा की तरफ से आ रही है। भाई मोबाइल फोन में क्लीनर एप्स कैसे काम करते हैं? तो यार क्लीनर एप्स देखो किसी को भी जरूरत नहीं होती। एंड्रॉइड में, iOS में, विंडोज में भी, विंडोज में चलो एक बार को विंडोज और मैकओएस वगैरह में तुम मान सकते हो कि हाँ वहां पर आप हैवी काम करते हो, वहां पे जंक फाइल्स बन जाती हैं। लेकिन आपका जो मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन है, उसमें आपको किसी भी तरह के क्लीनर की जरूरत नहीं होती। इंस्टेड जो आपका क्लीनर है ना, वो आपके फोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के बजाय उसको घटा देता है। क्यों? क्लीनर का काम होता है जितनी भी जंक फाइल, जो टेम्परेरी स्टोरेज फाइल होती हैं, जो कैश मेमोरीज होती हैं, ये सारी जो फाइल्स होती हैं, इनको जो जमा होती हैं, इनको वो परमानेंटली डिलीट कर देता है। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस आपका फोन ये फाइल्स बनाता ही क्यों है? ताकि जब आप दोबारा उस ऐप पर जाओ तो आपको पहले जितना टाइम ना लगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्रोम में कुछ सर्च करते हो तो वो वहां पर उसके लिए एक टेम्परेरी फाइल बना लेता है। लेकिन जब आप क्लीनर का यूज करते हो और फिर आप जब क्रोम खोलोगे और दोबारा से अगर उसी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको फिर से उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार में लगा था। लेकिन अगर आप उन फाइल्स को क्लियर नहीं करते, उसको मतलब खत्म नहीं करते, उसको जैसा है वैसे रहने देते हो, तो क्या होगा कि जब दूसरी बार आप क्रोम पर जाओगे और उसी वेबसाइट पर जाओगे तो उस वेबसाइट को लोड होने में आधे से भी कम टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भी है। एप्लीकेशंस अपने लिए अपनी एक जंक फाइल बना लेती हैं, एक कैश फाइल बना लेती हैं, और जब आप दोबारा उस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हो तो वो एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्लीनर ऐप क्या करता है, जितनी जंक फाइल्स हैं ये सारी की सारी इनको खत्म कर देता है। अब आपकी जितनी भी ये सारी फाइल्स होती है ना, उसमें आप ये लगा लो कि 20% ही फाइल ऐसी होती है जो कि आपको मतलब बिल्कुल ही जंक होती है, उसका आपको कोई यूज नहीं है, वो बिना फालतू में आपके स्टोरेज को बर्बाद कर रही है। लेकिन जो बाकी 80% है स्टोरेज, वो कहीं ना कहीं आपके फोन में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी कर रहा होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास, और अब तो यार जितने भी फोन आ रहे हैं मिनिमम उसमें 64 GB की मेमोरी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह के क्लीनर ऐप की जरूरत है। और अगर जो ये ऐप है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बैकग्राउंड में जो ऐप चल रहे होते हैं उसको आपको क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी आपके प्रोसेसर पर लोड डालता है दोबारा जब वो चालू होता है। जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो उसको बैकग्राउंड में पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बैटरी पर, आपके फोन पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है प्रशांत सर की तरफ से। ब्रो क्या हम मेंटल फोर्स से DNA को ऑन या ऑफ कर सकते हैं?
तो यार ये तो बहुत आगे लेवल की बात हो गई, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किशन खत्री की तरफ से आ रहा है, भाई कैपेसिटर वाली बैटरी हम क्यों यूज नहीं करते। तो भाई पहली बात, कैपेसिटर वाली बैटरी अभी बनी ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बैटरी की जगह कैपेसिटर यूज करेंगे तो जिस तरह से वो चार्ज होता है सेम उसी तरह डिस्चार्ज भी होता है। तो नंबर 1, वो चार्ज होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगते उसको चार्ज होने में, और 1 सेकंड भी नहीं लगते उसको डिस्चार्ज होने में। और अगर हम उसके डिस्चार्ज होने का रेट देखें ना, मतलब जितनी पावर है वो एक साथ सारी की सारी पावर दे देता है। वहीं बैटरी का क्या सीन है, वो धीरे धीरे चार्ज होगी, पावर उसको इतना पावर होल्ड करेगी, लेकिन फोन को रिक्वायरमेंट कितनी है, इतने पावर की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी इतनी करके पावर देता रहता है। कैपेसिटर क्या करेगा, इतना पावर अगर उसने स्टोर करा तो इतना पावर एक साथ दे देगा, आपका फोन पूरा खत्म हो जाएगा अगर कैपेसिटर वाली बैटरीज यूज करने लगे तो। यहाँ पर अगले कमेंट की बात करें तो वो आ रहा है नूब गेमर की तरफ से, मैंने कहीं सुना है कि जब फोन की बैटरी 10% से कम हो जाती है तो उसका रेडिएशन लेवल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इज दैट ट्रू। तो भाई नहीं, ऐसा कोई भी वो नहीं है। हाँ एक बात है, जब आपकी बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो फोन है वो सिग्नल रिसीव करने के लिए, देखो फोन सिग्नल कैसे रिसीव करता है, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपका फोन सेम फ्रीक्वेंसी टारगेट करेगा। मान लो जियो की फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज की, अब 2 गीगाहर्ट्ज पे जियो की फ्रीक्वेंसी आ रही है, अब आपका फोन भी 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, और जब ये दोनों चीजें मैच होंगी तो आपके फोन में सिग्नल आने लगेगा। तो अब जब आपकी बैटरी लो होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, तो अब देखो 2 केसेस हैं। पहला, या तो आपके फोन की बैटरी लो है, तो उस टाइम पर आपके फोन को जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा पावर तो दे नहीं पा रही प्रोसेसर को, तो इसीलिए अब उसको कम पावर मिल रहा है, जो नेटवर्क वाला वो एंटीना लगा होगा उसको कम पावर मिल रहा है, तो वो कम, अब पावर कम मिल रहा है लेकिन उसको रिसेप्शन तो पूरा चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो ज्यादा सिग्नल एमिट करना शुरू कर देता है। तो इससे आपका लेना देना कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ इससे आपको कुछ खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिएशन वगैरह यार मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी रेडिएशन ना के बराबर है। सूरज में भी रेडिएशन होती है, दुनिया भर की चीजों में रेडिएशन होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर जैसे मोबाइल का टावर है वो मेरे घर के पास है तो वो मेरे लिए बहुत खराब है क्योंकि उसमें से ज्यादा रेडिएशन निकलती है। नहीं, जितना आपका टावर आपके घर के जितना पास होगा उतनी ही उसमें से कम रेडिएशन निकलेगी। तो देखो अब जैसे आपके घर के पास एक नेटवर्क है तो वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, तो आपके फोन को ज्यादा सिग्नल एमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका जो टावर है वो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से जो सिग्नल आ रहा है उसकी आने में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो गई, अब इसको तो पूरा रिसीव करना है ना अच्छे से, तो ये ज्यादा सिग्नल अपना एमिट करने लगेगा, मतलब ज्यादा रेडिएशन एमिट करने लगेगा ताकि वो सिग्नल को प्रॉपर से कैच कर पाए। तो ये 2 अलग अलग सिनेरियो हैं और दोनों ही केसेस में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है ज्योतिराज बोस की तरफ से, भैया लैपटॉप शुड बी चार्ज टिल 80% और 100%, लैपटॉप गेट हीट आफ्टर लिटिल बिट ऑफ वर्क। तो भाई देखो, मतलब मेरा जो तरीका है बैटरी को यूज करने का, मैं आप सभी को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 80% तक अपनी बैटरी को, अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल है कि आप हमेशा घर पे हो, आपको पता है कि आज आपको घर से बाहर नहीं जाना, तो आप अपने बैटरीज को, फोन की हो चाहे लैपटॉप की हो, किसी भी चीज की बैटरी हो, उसको 80% तक चार्ज करो, उसके बाद उसको डिप्लीट होने दो और दोबारा उसको मतलब 20% से नीचे मत जाने दो। तो इससे क्या होगा, जब भी आपकी बैटरी बहुत ज्यादा मतलब चार्ज होती है और बहुत कम चार्ज होती हो, तो इन दोनों ही केसेस में उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और हीट हमेशा किसी भी तरह की बैटरी के लिए हमेशा खराब होती है। और जब आप बात कर रहे हो ना कि आपका फोन मतलब अगर जैसे चार्ज में लगा हो तो भी हीट होता है, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो भी हीट होता है, तो हीट होना नेचुरल है यार, इतना तो हीट होता ही है। मतलब इंडिया में पता है आपको कितनी गर्मी है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो हीट चलता है। अगर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, मतलब आप अपने लैब पर रख ही नहीं पा रहे उसको, तो वो बात अलग है, उसके लिए आपको कस्टमर केयर पर एक बार चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल हॉट हो रहा है तो उससे कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रही है साज आदिल की तरफ से, भाई बैकग्राउंड और भी अच्छा हो सकता है। तो हाँ यार, मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह बैकग्राउंड को और अच्छे से अच्छे किया जा सके, बाकी और देखते हैं। अगले सवाल की बात करें तो नेहता गेमिंग की तरफ से आ रही है, भाई क्या नैनो बैटरीज को स्पेस शटल में यूज कर सकते हैं, देन वी विल गेट अनलिमिटेड पावर। हाँ, तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि वही मतलब स्पेस में जो बाहर जाने वाली चीजें हैं उनमें अगर हम नैनो बैटरीज का यूज करने लगे तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पर भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा इन बैटरीज का, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी ये चीज लैब में करी गई है, इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, अभी इसका प्रोडक्शन होने में बहुत 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 टाइम बाकी है। लैब में 80% चीजें बन जाती हैं, मतलब 100 में से, मतलब अगर आपके पास 10 आइडिया
आइडिया है उसमें से 8 आइडियाज लैब के अंदर बन जाएंगे, लेकिन अगर उसका मास प्रोडक्शन करने जाओगे ना आप तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। कभी उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, मतलब इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, मतलब इतना महंगा, अलग ही बात हो जाएगी। दूसरा, जो आप सोच रहे हो जब उसको मास प्रोड्यूस करने जाओगे और वो भी ऐसी चीज में जिसमें रेडियो एक्टिव चीज अवेलेबल है, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो लैब में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अब जो लैब में 8 चीजें बनी उसमें से 1 या 2 चीज ही ऐसी होगी जो कि मास प्रोड्यूस हो पाएगी और मार्केट में आ पाएगी। तो अब आप यहाँ पर ये मत सोचने लगना है यार कि कोई नई चीज आ गई, कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको लैब में तैयार कर दिया गया, उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो अब वो हमारे लिए आ जाएगा। नहीं, जब वो मास प्रोड्यूस होने जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और जरूरी नहीं कि वो आपके लिए आ पाए। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है करण सैनी की तरफ से। भाई ये जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो कैशबैक देते हैं वो क्यों देते हैं और फ्री में क्यों देते हैं? तो यार देखो इनका क्या सीन है, ये सिंपली ये लगा लो कि एडवर्टाइजमेंट करने में ये लोग पैसा लगाते हैं, तो ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है। अगर ये लोग कैशबैक देंगे तो आप लोग क्या है, अगर मुझे कहीं कैशबैक मिल रहा है तो मैं ऑब्वियसली बात है उसको यूज करने लगूंगा। गूगल पे जब आया था, जब इसका पहले नाम जब तेज था, तब इसको कहीं आपने इसका एड देखा था, कुछ भी देखा था? और इसने अपना कॉम्पिटिशन कितनी जल्दी मतलब कॉम्पिटिशन जो है कितनी जल्दी ले आया। ये पेटीएम वगैरह कितने टाइम से चल रहे हैं, उनको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, लेकिन गूगल पे को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? क्यों? क्योंकि उसने कैशबैक दिए लोगों को। उसने अपना जो एड में पैसा लगाना था, मान लो 10 करोड़ रुपए उसने बचा रखे थे कि वो ऐड करेगा, उस 10 करोड़ को ऐड में लगाने की बजाय उसने लोगों को दे दिए कि भैया कैशबैक के तौर में हम लोगों को देते रहते हैं। इससे क्या है, अब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि भाई तू भी डाउनलोड कर ले, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, दोनों पैसे कमाएंगे। वो दूसरा क्या है, तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा। तो सेल्फ जो खुद की एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, वो इस तरह से काम करती है। तो इसलिए जितने भी पेटीएम वगैरह है वो लोग कैशबैक देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म को यूज करो। यहाँ पर अगला कमेंट आ रहा है एटर्निटी की तरफ से कि भाई वीडियो जो यूट्यूब में वीडियोस ऐड आती हैं वो बफर क्यों नहीं होती? तो भाई ऐड आपकी कितनी होती हैं? 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड की जनरली होती हैं, जो बड़ी वाली होती हैं 30-30 सेकंड की होती हैं। तो वो चीज पहले ही बफर हो जाती है, जब तक आप ऐड के पास पहुंचोगे ना तब तक वो चीज बफर हो चुकी होती है। तो इस वजह से, और ऊपर से जो आप वीडियो देख रहे हो, मान लो वो आप 1080p में देख रहे हो, तो आपकी जो ऐड आती है जरूरी नहीं वो 1080p में हो, वो जनरली जो होती है 480p में होती है ऐड जो आपको सर्व करी जाती है। इसीलिए उसमें ज्यादा डेटा भी नहीं जाता और उसको बफर होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है सीके भाई की तरफ से कि भाई कुछ दिन पहले मैं और मेरा भाई लैपटॉप की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 1 महीने से लैपटॉप के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया था, ना ही वीडियो देखी थी, फिर भी मुझे सडनली उसी इवनिंग लैपटॉप की एड्स वगैरह देखने को मिलने लगी। तो क्या मेरा फोन कोई एक्सेस कर रहा है? तो भाई हाँ देखो, ये चीज आपके साथ क्या, ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। हम अपने कॉलेज में बैठे हुए थे, कुछ अपना सिलिका जेल के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बता भी रखा है बहुत सारे लोगों को। तो हम सिलिका के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं घर आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह सिलिका की एड देखने को मिलने लगी। तो ऑब्वियसली भाई अगर आपने हे गूगल और ये सारी चीजें अगर ऐड कर रखी, ऑन कर रखी है अपने फोन में, तो हो सकता है कि ये लगातार आपकी बातों को सुनते रहते हैं और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको फिल्टर करके आपका जो एआई सिस्टम है वो उस हिसाब से आपको ऐड सर्व करना शुरू कर देता है। तो ये तो हो सकता है। अब यहाँ पर चलो यार एप्पल की बात नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं तो एप्पल करता रहता है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो रिकॉर्डिंग्स या फिर फोन कॉल करते टाइम हमारी आवाज चेंज क्यों हो जाती है? तो भाई देखो, रिकॉर्डिंग के टाइम तो हमारी आवाज चेंज नहीं होती। अगर हाँ आप खुद अपनी आवाज को सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी आवाज चेंज हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम आपका जो माइक्रोफोन है उस पर भी डिपेंड करता है। देखो होता क्या है, हमारी जो आवाज है वो एक, अब जो मैंने बोला वो एक एनालॉग सिग्नल निकला। अब ये एनालॉग सिग्नल जो हमारा माइक है या फिर जो हमारे मोबाइल फोन का रिसीवर है, माइक है, वो एनालॉग सिग्नल तो सुनता नहीं है, उसको तो डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो वो उस एनालॉग को कन्वर्ट करेगा। अब देखो फोन केस में क्या होता है, उसमें हमारी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, आपके माइक ने एनालॉग लिया, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। अब उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसे भेजना भी तो है, तो वो आपकी इतनी हाई क्वालिटी की जो आवाज है उसको क्यों भेजे? मतलब सामने वाले को बस सुनाई दे जाए, इससे भी तो काम चल जाएगा। तो वो उस आवाज को करता है कंप्रेस करने के बाद उसको भेज देता है। अब भेजने के बाद जब सामने वाले को रिसीव हुआ तो वो डिजिटल फॉर्म में हुआ। अब वो डिजिटल फॉर्म से दोबारा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपको सुनाई देता है दूसरे वाले बंदे को। तो इस तरह से जो कन्वर्जन है और जो कंप्रेशन है, ये दोनों मिलकर फोन कॉल की जो आवाज है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देती है। और हमारा काम चल रहा है, इसी वजह से हम चला रहे हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर यार वही माइक्रोफोन की बात आ जाती है। ये भी आपका जो माइक्रोफोन है वो भी उसको कन्वर्ट कर रहा है, आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। तो इसी तरह अगर जो भी कन्वर्जन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, प्लस आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपका माइक में जो वायर है वो किस तरह का है, उसमें जो कंडेंसर यूज हुआ है वो किस क्वालिटी का है, ये सारी बातें आपकी जो आवाज, आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है उस पर अफेक्ट करती है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है भाई पेट्रोल कैसे फंक्शन करता है मोटर में।
तो यार पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल इतना सा पेट्रोल कहीं जाएगा, स्प्रे होता है, उसमें आग लगती है, वो ब्लास्ट होता है, पिस्टन आपका मूव करता है, सिंपल इस तरह से काम करता है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो कृष्णा दुबे की तरफ से आ रही है, भाई अच्छा भाई जब आपको गर्लफ्रेंड वाली बात इतनी ख़राब लगी तो आपने ऐसा ख़राब थंबनेल क्यों डाला, इट्स नॉट फेयर। तो देखो भाई कृष्णा भाई, मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बात केवल आपके लिए है, बाकी सब लोग अपने कान बंद कर लो। देखो होता क्या है, दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो एक बात कहते हैं, अब सामने वाला बात जब उसको सुनता है तो उसको थोड़ी हंसी आती है। इस चीज़ को पता है क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं मजाक करना। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में वो मजाक ही करा था, तो यार मजाक तो समझा करो भाई। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है ओम सिंह की तरफ से, सर आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो। भाई मैं यूट्यूब के अलावा भी कुछ नहीं करता। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो भाई AR टेक्निकल कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच भाई। अगला सवाल यहाँ पर अभिषेक गुप्ता की तरफ से आ रहा है, भाई डेटा का जो सिंपल होता है वो अप और डाउन ही क्यों होता है। तो यार देखो अभिषेक भाई, आपका जो भी डेटा है वो दो तरीके से काम करता है, पहला डाउनलोड, दूसरा अपलोड। तो एक सिग्नल होता है आपका डाउनलोड का, एक सिग्नल होता है अपलोड का। अब जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उस टाइम पर बाहर के सर्वर से, किसी बाहर के डेस्कटॉप से मेरे फोन या मेरे कंप्यूटर में वो चीज डाउनलोड हो रही है, वो चीज आ रही है। अपलोड का सीन क्या है, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर से उसके सर्वर में वीडियो को डाल रहा हूँ, तो वो होती है अपलोड करना। तो एक आपकी डाउनलोड होती है, एक आपकी अपलोड होती है, इसीलिए जो आपको डेटा का वो सिंबल मिलता है वो अप और डाउन का मिलता है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है फन एंड ट्रिक्स की तरफ से, भैया रेडियो के ऑनलाइन एप्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि 2024 तक रेडियो को डिजिटल कर दिया जाएगा। ये कैसी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल रेडियो आखिर काम कैसे करता है। ऑनलाइन रेडियो ऐप जो आजकल मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फन एंड ट्रिक्स, भाई देखो ये चीज़ वही है जो आपका ऑनलाइन चीज़ें हैं, जैसे आप ऑनलाइन म्यूजिक सुनते हो। अभी देखो जो रेडियो यूज होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज पर यूज होते हैं, वो क्या है, वो काम करते हैं रेडियो वेव्स पर। उसमें जैसे 91.1 हो गया, 93.5 हो गया, 94.6, 94.3 हो गया, 95 हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं। रेडियो चैनल क्या है, इस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं और आप इस फ्रीक्वेंसी को लगाते हो तो आप इसको सुन पाते हो। लेकिन ये जो ऑनलाइन जो डिजिटल रेडियो आ रहा है ना, उसमें क्या है, उसमें वो चीजें लाइव स्ट्रीम होंगी, उसमें वो चीज रेडियो वेव पर काम नहीं करेंगी, वो चीज आपके इंटरनेट से काम करेंगी। तो ये चीज बस इंटरनेट वाले ही है, जैसे अभी मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहूँ या जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो ये चीज भी तो इंटरनेट से चल रही है। तो बिल्कुल इसी तरह आगे जो आपका डिजिटल रेडियो है वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है AS ब्लॉग्स की तरफ से, भाई वाईफाई का प्राइस सस्ता क्यों है और मोबाइल डेटा का प्राइस इतना महंगा क्यों है। अच्छा तो यार देखो मोबाइल डेटा क्या है, मोबाइल डेटा के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है, वो स्पेक्ट्रम लेने में ही मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे चले जाते हैं। प्लस अब जैसे अभी चल रहा है 4G, अब जब 5G आएगा तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी टावर्स हैं जो 4G पर चल रहे हैं वो पूरा का पूरा टावर चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा। उसको सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे वहां गए, दोबारा से फिर उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जितने भी टावर्स हैं उन सबको चेंज करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। प्लस आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो जितने भी आपकी कंपनी चल रही है वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मोबाइल डेटा को बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना देती हैं। और दूसरी बात, जो आपके एंटीनाज यूज़ होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू आपका जो केबल्स होती हैं। केबल में क्या है, आपने एक बार ऑप्टिकल केबल बिछा दी, उसके बाद अगर आपको उसमें बैंडविड्थ वगैरह बढ़ानी है तो आप क्या बस जो नया राउटर है राउटर को चेंज कर दो। आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है उनकी बैंडविड्थ तो वैसे भी इतनी होती है, यूज़ केवल इतनी करते हैं, तो वो अपने हिसाब से केवल राउटर को चेंज कर दो, थोड़े बहुत मॉडेम को चेंज कर दो, अपनी तरफ से जो एम्पलीफायर्स वगैरह हैं उनको चेंज कर दो। तो इस चीज़ में कोई नए अपग्रेड करने में वायर वाले सिस्टम में कोई भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। वहीं अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने में मतलब करोड़ों की बात आ जाती है, 1000 करोड़ों की बात आ जाती है पूरी कंपनी के ऊपर। तो वो सारा पैसा भाई कैसे लेंगे, वो लोग आपसे ही तो लेंगे। तो इस वजह से जो आपका मोबाइल डेटा होता है वो महंगा होता है और जो आपका वाईफाई वाला सिस्टम होता है वो सस्ता होता है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही सवाल लेते हैं, और लेट वीडियो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी बातें तो होती रहती हैं, तो इसीलिए वीडियो लेट हो गई। बाकी अगर आपको आज की सारी जितने भी सवाल थे वो सारे समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने सवाल नीचे कमेंट में डाल देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।